स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद आलोक पर। ठीक है, तो हम प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे हैं और उसी श्रृंखला में आज की जो क्लास है वो होगी। आज हमारा जो टेस्ट सीरीज़ नंबर है वो 3 है। 2 सेट हम सॉल्व कर चुके हैं। ठीक है, आज तीसरा सेट हम करेंगे। ठीक है, टेस्ट सीरीज़ नंबर 3। ठीक है, हमारा टारगेट जीएस को लेकर है। जीएस के कितने 35 क्वेश्चंस हर एक सेट में मैं आपको करा रहा हूँ। ठीक है, तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। शुरू करें भैया, चलो पहला क्वेश्चन लेते हैं आज का। क्या है? न्याय दर्शन के प्रवर्तक थे। न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? आपके पास ऑप्शन है गौतम या फिर कपिल या कणाद या वादरायण। आपके पास 4 विकल्प हैं और आपसे सवाल पूछा गया है कि न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन थे। ठीक है, आपको बताना है। तो ध्यान रखिए, ये दर्शन से भी एक दर्शन कहीं ना कहीं पूछा जाता है, तो एक सवाल आपका यहाँ से बनेगा। तो न्याय दर्शन के जो प्रतिपादक थे वो थे कौन? गौतम। तो इसका उत्तर क्या सही हो जाएगा? पहला। ठीक है, कपिल की बात करें, कपिल मुनि जो थे ये सांख्य दर्शन इसके प्रतिपादक थे। ठीक है, कणाद जो थे ये वैशेषिक के थे, जो वैशेषिक था इसके हैं। ठीक है, और जो वादरायण हैं ये उत्तर मीमांसा के थे। किसके थे? उत्तर मीमांसा। ठीक है भैया, तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? गौतम। न्याय दर्शन के कौन थे? गौतम थे। कपिल सांख्य दर्शन के थे, वैशेषिक के कणाद थे, और जो वादरायण है ये किसके थे? उत्तर मीमांसा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, गौतम। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। नरगिस मोहम्मदी को शांति के क्षेत्र में 2023 का नोबेल पुरस्कार मिला है। ठीक है, तो पहली चीज़ तो आपको यही यहाँ बता दी गई कि 2023 का नोबेल पुरस्कार किसे मिला है? शांति का, नरगिस मोहम्मदी को। ठीक है, ये ईरान की रहने वाली है। ईरान की रहने वाली ये महिला है। इनको 2023 में शांति का नोबेल मिला है। ठीक है, शांति का नोबेल इनको मिला है। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि यह पुरस्कार जो है सम्मान पाने वाली अब तक के कौन से क्रम की महिला है। देखो, प्रश्न मैंने इस तरह शामिल किया है कि आपके कई डाउट यहाँ पर क्लियर हो जाए। अगर आपसे पूछा जाए शांति का नोबेल किसे मिला, तो नरगिस मोहम्मदी को मिला। कहाँ की रहने वाली है? ईरान की रहने वाली है। ठीक है, अब ये किस नंबर की महिला है? ठीक है, तो 10वीं, 13वीं, 17वीं या 19वीं? तो ध्यान रखिए, ये 19वीं महिला है जिनको मिला है शांति का नोबेल। इनसे पहले 18 महिलाओं को शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिल चुका है। ठीक है, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ से रख लेना। 2003 में जो शांति का नोबेल मिला था वो भी ईरान की ही एक महिला थी। ठीक है, उनको मिला था एबादी या एब्दी करके उनका नाम है। ठीक है, उनको मिला था शिरीन एबादी को 2003 का शांति का नोबेल। तो ईरान की ये दूसरी महिला है जिनको मिला है शांति के क्षेत्र में नोबेल। ठीक है, जो ईरान में महिलाओं पर अत्याचार हो रहे हैं उसके खिलाफ इन्होंने आवाज़ उठाई थी और अभी ये जेल में बंद है, पर इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, तो ध्यान रखिए 19वीं महिला है ये पुरस्कार पाने वाली। अगला क्वेश्चन देखो, राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की कुल संख्या क्या है? देखो, राज्यसभा में जो मनोनयन होता है वो करता कौन है? आपको पता है, भारत का राष्ट्रपति। राष्ट्रपति के पास पावर है कि वह 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। मनोनीत कर सकता है 5 क्षेत्रों से। ठीक है, तो 12 सदस्यों का मनोनयन होता है। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? उत्तर नंबर डी। ठीक है, पहले 2 एंग्लो भारतीयों को लोकसभा में भी मनोनीत करता था, लेकिन उसको अब समाप्त कर दिया गया है। अब आंग्ल भारतीयों का मनोनयन राष्ट्रपति नहीं करता। ठीक है, तो ध्यान रखिए 12 सदस्यों का मनोनयन राष्ट्रपति करता है राज्यसभा में। क्लियर? चलो आगे देखो, मिट्टी की बारात नामक कविता संग्रह के लेखक कौन है? बहुत फेमस रचना है ये, शिवमंगल सिंह सुमन जी की। ये यूपी के ही रहने वाले थे, शिवमंगल सिंह सुमन, और इनकी बहुत फेमस रचना है मिट्टी की बारात। ठीक है, तो ये इनका कविता संग्रह है शिवमंगल सिंह सुमन का, मिट्टी की बारात। तो क्या विकल्प हो जाएगा? बी आपका सही हो जाएगा। अगला क्या है? इनमें से क्या उत्तर प्रदेश में नहीं है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कुछ जगहों के नाम, कुछ मंदिर, कुछ ऐसे स्थलों के नाम दे देता है और पूछता है इनमें से क्या यूपी में है, क्या नहीं है, क्या कहाँ है। तो विश्वनाथ मंदिर, 80 घाट, ये दोनों आपके कहाँ हैं? वाराणसी में।
ठीक है। आगरा का किला सबको पता है कहाँ है, आगरा। विक्टोरिया मेमोरियल जो है ये यूपी में नहीं है, ये कलकत्ता में है, ठीक है, यानी पश्चिम बंगाल में विक्टोरिया मेमोरियल है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी विक्टोरिया मेमोरियल। ये यूपी में नहीं है। बाकी विश्वनाथ मंदिर और 80 घाट आपका वाराणसी में है, ठीक है, और आगरा का किला कहाँ है, आगरे में है, ठीक है। चलिए, तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं। दिल्ली में कुतुब मीनार दुनिया का सबसे ऊंचा ईंट का बना मीनार है। इनमें से कौन से राजा ने इसके निर्माण में योगदान नहीं दिया है। ठीक, अब देखो एक क्वेश्चन तो आपका यहीं से मिल गया कि दिल्ली की जो कुतुब मीनार है वो विश्व में ईंट से बनी सबसे ऊंची मीनार है। ईंटों की इतनी ऊंची मीनार और कोई नहीं बनी है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन तो यही आपसे पूछ ले कि अगर जो है ईंटों से बनी सबसे ऊंची मीनार कौन सी है, तो आपकी क्या हो जाएगी, कुतुब मीनार विश्व की। अब इसमें 3 शासक ऐसे हैं जिन्होंने इसके निर्माण में योगदान दिया था, ठीक है, और ऑप्शन आपके पास यहाँ पर 4 हैं। तो आपको एक व्यक्ति जो ऐसा है जिसने योगदान नहीं दिया उसको इसमें से सॉर्ट आउट करना है। तो कौन हो जाएगा, फिरोज शाह तुगलक होगा, या कुतुबुद्दीन ऐबक होगा, या अलाउद्दीन खिलजी होगा, या इल्तुतमिश होगा। क्या होगा, देखो इसमें हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। इन्होंने कुतुब मीनार के निर्माण में कोई भी योगदान नहीं दिया था, ठीक है। कुतुबुद्दीन ऐबक जो हैं इन्होंने इसकी नींव रखी थी। अगर पूछे शुरुआत किसने की थी या कुतुब मीनार की नींव किसने रखी थी, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने, ठीक है। क्लियर हो गया। इसके निर्माण को पूर्ण कराया था किसने, इल्तुतमिश, जो ऐबक का दामाद या गुलाम भी था। इसको गुलामों का गुलाम भी कहा जाता है इल्तुतमिश को, ठीक है, क्योंकि ऐबक जो है गौरी का गुलाम था और इस गुलाम का ये गुलाम था इल्तुतमिश, ठीक है। तो इसको गुलामों का गुलाम भी कहा जाता है। तो नींव रखी थी ऐबक ने, उसको पूर्ण कराया था इल्तुतमिश ने। फिर जो है बिजली गिरने से इसकी एक मंजिल नष्ट हो गई थी, तो उसकी जगह पर छोटी छोटी 2 मंजिलों का निर्माण किसने कराया था, FST फिरोज शाह तुगलक, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है इसका जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा, अलाउद्दीन खिलजी। इसने कुतुब मीनार के निर्माण में किसी भी प्रकार का कोई योगदान नहीं दिया था, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखो भैया क्या है। हाल ही में निःशुल्क कानूनी सहायता प्रदान करने के लिए LADCS प्रणाली किसने लॉन्च की, ठीक है। अभी हाल ही में ऐसे व्यक्ति जो ऐसे तबके से आते हैं जिनको कानूनी सहायता नहीं मिल पाती है प्रॉपर रूप से, ठीक है, रुपया पैसा नहीं है कि वो कानूनी सहायता उपलब्ध करा पाएँ, तो उत्तर प्रदेश सरकार ने LADCS नामक एक जो है प्रणाली शुरू की है। इसका मुख्य काम यह है कि जो भी ऐसे व्यक्ति हैं जिनको कानूनी सहायता जो अफोर्ड नहीं कर सकते कानून का, या कोई उनके साथ घटना घट जाए तो कानून उनकी कैसे मदद करेगा, तो इसके लिए उत्तर प्रदेश जो है, उत्तर प्रदेश ने ये लॉन्च किया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। उत्तर प्रदेश पर विशेष फोकस भी रहेगा, ठीक। चलिए, किससे संबंधित है, निःशुल्क कानूनी सहायता प्रदान करने से संबंधित। अगला देखो क्या है। हाल ही में भारत की G20 अध्यक्षता में 2 दिवसीय विज्ञान 20 सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया, ठीक है। G20 में एक विज्ञान 20 भी हुई थी, ठीक है। तो ये कहाँ हुई आपको बताना है। आपके पास ऑप्शन है जोधपुर, लखनऊ, भोपाल या फिर कोची। तो इस प्रश्न का सही उत्तर जो है वो होगा भोपाल। जी विज्ञान जो है विज्ञान 20 की जो बैठक हुई थी वो कहाँ हुई थी, भोपाल। और भोपाल कहाँ है, MP, मध्य प्रदेश में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में वर्ष 2021 का गांधी शांति पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है। देखो वर्ष 2021 लिखा है लेकिन घोषणा अभी हाल ही में इसकी की गई है, इसलिए ध्यान रखना। एक कमेटी बनी थी प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में, उसी ने इसकी घोषणा की है और यह दिया जाएगा गीता प्रेस गोरखपुर, ठीक है। जो गोरखपुर में गीता प्रेस है उसको 2021 का गांधी पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है। हाल ही में माई गवर्नमेंट इंडिया डेटा के अनुसार वैश्विक स्तर पर डिजिटल भुगतान रैंकिंग में शीर्ष पर कौन सा देश है, ठीक है। डेटा किसका है, माई गवर्नमेंट इंडिया का। और पूछा क्या है, अगर वैश्विक स्तर पर डिजिटल पेमेंट की बात करें, ठीक है, तो उस रैंकिंग में शीर्ष पर कौन सा देश है। तो बहुत आसान क्वेश्चन है, कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। ये कौन है, भारत। डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए भारत बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है और डिजिटल पेमेंट को लेकर
जो रैंक है वो भारत की पहली है। जो किसकी रिपोर्ट है? माय गवर्नमेंट इंडिया की। ठीक है, चलो। हाल ही में बीएसएफ के महानिदेशक पद पर किसे नियुक्त किया गया है? इंपॉर्टेंट, एक नियुक्तियों से क्वेश्चन आता है और इसको ध्यान रखिएगा। सारी नियुक्तियां मैं धीरे धीरे करके आपकी करा दूंगा। अतुल वर्मा, वी अनंत रमण, अमित अग्रवाल या फिर नितिन अग्रवाल। क्या होगा इसका उत्तर, आप बताइए। तो इसका जो उत्तर होगा वो होगा नितिन अग्रवाल। नितिन अग्रवाल को बीएसएफ का हेड बनाया गया है, महानिदेशक बनाया गया है अभी हाल ही में। तो इसका ऑप्शन उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। अगला देखिए, हाल ही में गोधन न्याय योजना कहाँ प्रारंभ की गई है? गोधन न्याय योजना। ठीक, आपके पास विकल्प है केरल, उत्तराखंड, महाराष्ट्र और झारखंड का विकल्प है। क्या होगा इसका उत्तर, बताइए। गोधन न्याय योजना जो बच्चा है ये शुरू की गई है झारखंड में। इस योजना के अंतर्गत जो झारखंड सरकार है वो किसान जो पशुपालन का कार्य करते हैं उनकी आय को बढ़ाने के लिए गोबर की खरीद करेगी उच्च दरों पर। ठीक है, और 10,000 किसानों को पहले चरण में लक्ष्य बनाया गया है और जो है गोबर की खरीद करेगी। गोबर की खरीद, ठीक है, इसी से संबंधित है आपकी गोधन न्याय योजना। किस राज्य ने शुरू करी है? झारखंड ने। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना। झारखंड से मैंने लास्ट सीरीज में भी एक क्वेश्चन कराया था। उच्च न्यायालय का सबसे बड़ा परिसर भी कहाँ है उद्घाटन किया है राष्ट्रपति ने? झारखंड में। हाँ, एक क्वेश्चन आप करेक्ट कर लीजिए। जो प्रैक्टिस सेट नंबर 2 है उसमें क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। इसमें मैंने आपको 29 अगस्त आंसर बताया था, इसको करेक्ट कर लीजिए। 29 अगस्त नहीं होगा, ठीक है, इसके जगह पर 23 अगस्त होगा। ठीक है, इस दिन चंद्रयान लैंड किया था, चंद्रयान 3 जो है लैंड किया था और इस दिन को राष्ट्रीय या भारतीय अंतरिक्ष दिवस मनाने की घोषणा की गई है। तो उसमें 29 अगस्त को काट के आप 23 अगस्त कर लीजिए, 23 अगस्त। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का प्रधान कौन होता है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, अक्सर पूछा जाता है। तो जो प्रधानमंत्री है, ये जो सुरक्षा परिषद बनती है, राष्ट्रीय सुरक्षा समिति जो बनती है, उसका अध्यक्ष हमेशा कौन बनता है? प्रधानमंत्री। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित है? क्या पूछना है? सही सुमेलित आपको निकालना है। ठीक है, यानी एक ही सही है बाकी सब गलत है। तो देखो निकालो। संविधान का दूसरा भाग मौलिक अधिकार, ये गलत है। मौलिक अधिकार भाग 3 में है ना, मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया भी है, प्लेलिस्ट पड़ी है यूट्यूब चैनल पे, आप जाके वहाँ से देख सकते हैं। संविधान का तीसरा भाग नागरिकता नहीं, तीसरा भाग मैंने अभी बताया क्या है। नागरिकता किस भाग में है? भाग 2 में है। ठीक है, संविधान का चौथा ए यानी 4A की बात कर रहा है। 4A तो क्या है? मौलिक कर्तव्य, यही आपका सही है। 4A में मौलिक कर्तव्यों की बात की गई है। ये जो भाग 4 का है, 4A है, इसको 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में जोड़ा गया था। ठीक है, तो ये सही है। संविधान का 5वां भाग ये संघ से संबंधित है। डीपीएसपी जो है ये भाग 4 में है। ठीक है, भाग 4 जो है इसमें डीपीएसपी है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। क्लियर हो गया? चलिए, तो ये कुछ है, कुछ भाग मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ, इनको नोट कर लीजिए। भाग 1 जो है वो संघ राज्य क्षेत्र से है, भाग 2 नागरिकता से है, भाग 3 मौलिक अधिकार है, भाग 4 निदेशक तत्व हैं, भाग 4 का मौलिक कर्तव्य है और भाग 5 संघ है और भाग 6 में राज्य के लिए प्रावधान। तो ये भाग से भी क्वेश्चन पूछता है। और कितने टोटल भाग हैं आपके संविधान में? भाग जो है वो कितने हैं? 22। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। आगे चलिए। भारत के किस शहर में विश्व की पहली वैदिक घड़ी लगाई गई? देखो भाई, किसकी बात कर रहा है? वैदिक घड़ी की। वाराणसी, उज्जैन, जयपुर या दिल्ली? कहाँ लगाई गई है? उज्जैन। ठीक है, उज्जैन में पहली वैदिक घड़ी लगाई गई है जो विश्व की पहली होगी। ठीक है, पुस्तक हाउ प्राइम मिनिस्टर्स डिसाइड, बहुत फेमस पुस्तक है ये, एक किताब भी हो सकता है पूछी जाए आपसे, तो मैंने इसको भी इंक्लूड किया है यहाँ पे। हाउ प्राइम मिनिस्टर्स डिसाइड, इसके लेखक कौन है? सारिका भारद्वाज हैं, रूपा पाई हैं, अमिताभ कांत हैं या नीरजा चौधरी हैं? ठीक है, तो इसका जो उत्तर है वो नीरजा चौधरी हैं, उन्होंने ही इस पुस्तक को लिखा है, हाउ प्राइम मिनिस्टर्स डिसाइड। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। जीएसटी काउंसिल की अध्यक्षता कौन करता है? इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन है। ठीक है, तो सबको पता है जो केंद्रीय वित्त मंत्री हैं
वो इस जीएसटी काउंसिल की अध्यक्ष होते हैं। वर्तमान में केंद्रीय वित्त मंत्री कौन है? निर्मला सीतारमण। निर्मला सीतारमण, ठीक है। ये इस समय क्या है? केंद्रीय वित्त मंत्री। सेबी की अध्यक्ष महिला है माधुरी पुरी बुच। माधुरी पुरी बुच, ठीक है, पहली महिला है जो सेबी की अध्यक्ष बनी है। आरबीआई के गवर्नर सबको पता है शक्तिकांत दास हैं। शक्तिकांत दास, ये आरबीआई के इस समय कौन है? गवर्नर है, ठीक है। तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? प्रधानमंत्री सबको पता ही है कौन है। तो केंद्रीय वित्त मंत्री जो है वो जीएसटी काउंसिल जो होती है इसकी अध्यक्षता करते हैं, ठीक है। वर्तमान में निर्मला सीतारमण है। ये दूसरी महिला वित्त मंत्री हैं भारत की। पहली कौन थी? इंदिरा गांधी। अल्पकाल में भारतीय रिजर्व बैंक जिस ब्याज दर पर व्यापारिक बैंकों को उधार देते हैं उसे क्या कहते हैं, ठीक है। यानी जो आरबीआई है वो व्यापारिक बैंकों को जो ब्याज देता है थोड़े समय के लिए, वो किस दर पर ब्याज देता है तो उसको ध्यान रखना, वो आपकी रेपो रेट होती है, ठीक है। रेपो रेट जो होती है उसी रेट पर जो सेंट्रल बैंक है आपका आरबीआई वो ऋण देता है जो अन्य बैंक होते हैं उनको, ठीक है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा सही आपका? ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला देखिए। जैसे जैसे अर्थव्यवस्था का विकास होता है वैसे वैसे जीडीपी में तृतीयक क्षेत्र का अंश क्या होता है? बढ़ता है, घटता है? तो देखो आपकी इकोनॉमी के 3 मेन सेक्टर्स हैं। एक है प्राथमिक क्षेत्र, ठीक है, प्राथमिक क्षेत्र जिसमें कृषि आती है, ठीक है। द्वितीयक क्षेत्र क्या है? मैन्युफैक्चरिंग से चीज़ें जो हैं जो इस कच्चे माल को यहाँ यूज़ करते हैं। तृतीयक क्षेत्र में आपकी सेवाएं आती हैं। तृतीयक क्षेत्र जो है उसमें आपकी सेवाएं आती हैं, जो भी सेवाएं हैं जिससे, तो इसमें वही पूछा गया है कि जैसे जैसे अर्थव्यवस्था का विकास होगा वैसे वैसे जीडीपी में क्या हो सकता है? तृतीयक क्षेत्र यानी सेवा। तो तृतीयक क्षेत्र में जो गवर्नमेंट जॉब वाले लोग हैं अपना टैक्स वगैरह देते हैं वो सब आ जाता है, तो तृतीयक क्षेत्र में फिर बढ़ोतरी होती है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? ये बढ़ता है, ठीक है। तृतीयक क्षेत्र का योगदान फिर बढ़ने लगेगा जैसे जैसे आपकी जीडीपी बढ़ेगी, ठीक है। जीडीपी जैसे जैसे बढ़ती रहेगी तृतीयक क्षेत्र का भी जो रेशियो है वो जीडीपी में बढ़ता चला जाएगा, ठीक है, अगर विकास की तरफ हम बढ़ रहे हैं। विकास नापने के क्या पैमाने हैं भाई? सबके पास कमाई का स्रोत हो, सबकी इनकम अच्छी हो, यही विकास के पैमाने हैं, ठीक है। जैसे गरीबी नापने के पैमाने बहुत से, जैसे कई समितियां बनाई गई, वाई की अलग समिति है और तेंदुलकर समिति, इन्होंने बहुत से पैमाने बताए। किसी ने डेली इनकम बताई, किसी ने डेली एक्सपेंडिचर बताया, ठीक है। तो आपके पास क्या आय है, आय क्या है आपकी? तो जब आपकी आय बढ़ेगी तो आप विकसित देशों में आएंगे, तो आय बढ़ेगी तो टैक्स भी पे करेंगे, तो टर्शियरी सेक्टर या तृतीयक क्षेत्र का फिर उसमें योगदान बढ़ने लगता है। सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए और सही कूट का चयन कीजिए। अच्छा ठीक है। मिडिवल हिस्ट्री, मध्यकालीन भारत से सवाल है। एक तरफ स्मारक है और एक तरफ निर्माता दिए गए हैं। अलाई दरवाज़ा अलाउद्दीन खिलजी, बुलंद दरवाज़ा फतेहपुर सीकरी अकबर, मोती मस्जिद आगरा और मोती मस्जिद ये दिल्ली में है, ठीक है। तो ये सब सही मिले हुए हैं, ठीक है। जो अलाई दरवाज़ा है ये अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था। बुलंद दरवाज़ा जो है ये अकबर ने बनवाया था, फतेहपुर सीकरी आगरा के निकट है। मोती मस्जिद आगरा का शाहजहाँ ने बनवाया था और मोती मस्जिद जो दिल्ली में है इसको किसने बनवाया था? औरंगजेब। तो इसका क्या हो जाएगा? 1 2 3 4। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा, 1 2 3 4, ठीक है। चले आगे चलते। देखो अगला क्या है। वर्धन राजवंश की स्थापना किसने की? ठीक है। जो वर्धन वंश है इसको एक और नाम से जानते हैं, पुष्यभूति वंश, ठीक है। इसको एक नाम और से जानते हैं, पुष्यभूति वंश भी कहा जाता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसकी स्थापना किसने की थी? पुष्यभूति ने की थी। तो वर्धन वंश कहो या पुष्यभूत वंश कहो, दोनों की बात एक ही है, ठीक है। और इसकी स्थापना किसने की थी? पुष्यभूति ने की थी। तो इसका विकल्प क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारतीय जनगणना आमतौर पर की जाती है, ठीक है, हर नहीं होगा, आमतौर पर की जाती है। कब की जाती है? तो आपको पता है भारतीय जनगणना जो है प्रत्येक 10 वर्ष पर की जाती है।
हर 10 वर्ष के बाद इसकी जनगणना की जाती है। ठीक है, सबसे पहले जो भारत में जनगणना हुई थी वो 1872 में हुई थी। ठीक है, लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में, ये नियमित नहीं थी। 1881 में सबसे पहले लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में नियमित जनगणना हुई थी और यहीं से एक क्रम चला और प्रतिवर्ष हर 10वें साल 10 वर्ष पर जनगणना होती। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, 10 वर्ष, प्रत्येक 10 वर्ष पर जनगणना होती है। अगला क्वेश्चन देखो क्या है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक, सूचकांक जैसे मैंने बताया था ना कि एक पूछा जाएगा, तो मैं सारे इंपॉर्टेंट सूचकांक जो भी हैं वो मैं सब करा दूंगा आपसे। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2023 कौन सा है? 2023 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? ठीक है, तो इस भारत में 161वां स्थान भारत को मिला है। बहुत अच्छी स्थिति भारत की प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में नहीं। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। ध्वनि निम्नलिखित में से किस माध्यम में तीव्रता से गुजरती है? अब देखो, ध्वनि जो है, ध्वनि को ट्रैवल करने के लिए कोई ना कोई माध्यम चाहिए होता है कि नहीं? तो माध्यम जितना ही सघन होगा, माध्यम जितना ही सघन होगा, माध्यम जितना ही सघन होगा, ध्वनि की स्पीड उतनी ही तेज होगी। ठीक है, सघन और विरल क्या होता है? जिसमें जो अणु हैं वो एक साथ टाइटली कंपाउंड रहते हैं, वो सब सघन होते हैं। जिसमें अणु दूर दूर होते हैं वो सब विरल होते हैं। जैसे सबसे विरल गैस होती है, तो गैस में जो ध्वनि की स्पीड है वो बहुत कम होगी। पानी में थोड़ा सा लिक्विड में नज़दीक होते हैं तो थोड़ा सा गैस की अपेक्षा तेज होगी। लेकिन अगर कोई ठोस है तो उसमें सबसे तेज होगी ध्वनि की जो तीव्रता है, वो उसकी स्पीड बहुत तेज होगी ध्वनि की। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? ठोस में। ठीक है, निर्वात में कभी भी ध्वनि नहीं ट्रैवल कर सकती, क्योंकि निर्वात ऐसा स्पेस होता है जिसमें माध्यम नहीं होता कोई। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। क्लियर है? चलो, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ठोस। ठोस में जो है ध्वनि बहुत तेजी से चलती है। कौन सा जलकाय अंडमान द्वीपों को निकोबार द्वीपों से अलग करता है? बंगाल की खाड़ी में आपके ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, तो अंडमान को निकोबार से अलग करने वाला कई बार पढ़ा होगा आपने, 10 डिग्री चैनल जो है ये अंडमान को निकोबार से अलग करता है। ठीक है, बंगाल की खाड़ी में स्थित है। सॉरी, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? विकल्प डी, ऑप्शन नंबर डी, 10 डिग्री चैनल। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। पटका या पटाका, पटाका नहीं है, पटका है ये। पटका किस देश की मुद्रा है? ठीक है, पनामा की है, मकाऊ की है, लाओस की है या फिर मैक्सिको की है? ठीक, तो ध्यान रखना, जो मकाऊ है यहाँ की मुद्रा है क्या? पटका। ठीक है, लाओस की लाओ है, मैक्सिको की पेसो है और पनामा की जो है वो ऑस्ट्रेलियन डॉलर ही चलता है पनामा में। ठीक है, तो मैक्सिको की पेसो, ये भी ध्यान रखिएगा, पूछा था। लाओस की लाओ है और पनामा की, इसमें डॉलर ही चलता है, अमेरिकन डॉलर। तो जो पटका है वो कहाँ की है? मकाऊ की मुद्रा है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा जो है? हाँ, इसका बी हो जाएगा। यहाँ पे ये बी है, ये सी है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में कौन सा वेब ब्राउज़र नहीं है? ठीक है, तो वेब ब्राउज़र यानी आपकी वेबसाइट को ब्राउज करने के लिए जो भी आप होम पेज पर गूगल में डाल के खोलते हैं वो आपके वेब ब्राउज़र्स होते हैं। ठीक है, अब देखो, गूगल है, फायरफॉक्स मोजिला है, माइक्रोसॉफ्ट एज है और नेटस्केप नेविगेटर है। इसमें से कौन सा है? तो इसमें कंफ्यूज मत होना। ठीक है, ये कि चारों हैं सही। जो गूगल है ये एक सर्च इंजन है, सर्च इंजन। गूगल क्या है? एक सर्च इंजन है, ये वेब ब्राउज़र नहीं है। बाकी ये तीनों जो हैं ये वेब ब्राउज़र है, वेब ब्राउज़र। ठीक है, तो इसका जो सही विकल्प हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गूगल। ठीक है, ये एक सर्च इंजन है, बाकी सारे क्या है? वेब ब्राउज़र है। अगला देखिए क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा अस्थायी मेमोरी या अस्थिर मेमोरी के रूप में जाना जाता है? रैम या रोम, ब्लूरे या फिर हार्ड डिस्क? ठीक है, तो ध्यान रखिए, जो रैम है इसको हम टेम्परेरी मेमोरी बोलते हैं या अस्थायी मेमोरी बोलते हैं। जो रोम है ये स्थायी होती है, इसका फुल फॉर्म है रीड ओनली मेमोरी, इसका होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है,
तो ये हमारी होती है अस्थायी, और जो रोम है वो कैसे होती है, स्थायी होती है, परमानेंट मेमोरी होती है। तो इसका विकल्प कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला देखिए क्या है, 1 गीगाबाइट में कितने एमबी होता है, यानी ये कह रहा है कि 1 जीबी इज इक्वल टू कितने एमबी, ठीक है, 1 जीबी में कितने एमबी होते हैं। तो आपको पता है 1 जीबी में 1024 एमबी होते हैं, ठीक है। इसको ऐसे तोड़ते चले जाओ, जीबी के बाद एमबी, एमबी के बाद केबी, तो 1 एमबी में कितने होते हैं, 1024 केबी होते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1024 ए, ठीक है। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा कि 1 गीगाबाइट में कितने होते हैं, 1024 एमबी होते हैं। क्लियर है, चलो आगे देखते हैं। जैव विविधता में परिवर्तन होता है। अब देखो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये कई बार अलग अलग एग्जाम से पूछा गया है। भूमध्य रेखा की तरफ बढ़ती है, अगर हम भूमध्य रेखा की तरफ बढ़ते हैं तो जैव विविधता हमको ज़्यादा मिलेगी, बढ़ती हुई मिलेगी। भूमध्य रेखा की तरफ घटती, देखो जैव विविधता होता क्या है, अगर आपके यहाँ पर मौसम एक ही जैसा रहे पूरे 365 दिन, तो वहाँ पर ये जो जैव विविधता है ये उतनी ज़्यादा नहीं। विविधता का मतलब बदलाव, ठीक है। जैसे हम यहाँ रहते हैं, सुबह दोपहर में गर्मी हुई, दोपहर में धूप निकली, शाम को बारिश हो गई, तो अब क्या होगा, 2-3 तरह का टेम्परेचर विविधता मिली हमको, ठीक है, इन्वायरमेंट में। तो ऐसी चीज़ें देखते हैं। तो जब हम इक्वेटर की तरफ बढ़ते हैं 0 डिग्री की तरफ, तो हमको ये बहुत बढ़ती हुई दिखाई देती है, क्योंकि जब हम जाएंगे 0 डिग्री के दोनों तरफ, ठीक है, 10-10 डिग्री हम देखते हैं, तो ये हाई जो है जैव विविधता वाले क्षेत्र होते हैं, इनमें जैव विविधता बहुत ज़्यादा हैवी होती है, ठीक, 10 डिग्री नॉर्थ में, 10 डिग्री साउथ में। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए, कि अगर हम इक्वेटर की तरफ बढ़ेंगे किधर से भी, तो जैव विविधता हमेशा क्या होगी, बढ़ती चली जाएगी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। जन कल्याण पर्व का संबंध किस शहर से है, आगरा से। आगरा में सुलह कुल उत्सव मनाया जाता है, सुलह कुल उत्सव याद रखिएगा, पूछा जाता है। आगरा में सुलह कुल उत्सव मनाया जाता है। मथुरा, लखनऊ या मेरठ, तो इस जन कल्याण पर्व का जो संबंध है वो आपके मथुरा से है, ठीक है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी आपका सही उत्तर इसका हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। दिवाली के दौरान बुंदेलखंड के अहिर समुदाय द्वारा कौन सा नृत्य मनाया जाता है। दिवाली के दौरान कहाँ पर, कहाँ की बात कर रहे हैं, बुंदेलखंड की। चपेली, पाई डंडा, भगौरिया या नटवाड़ी, ठीक है। तो ध्यान रखना, दीपावली के टाइम पर पाई डंडा जो है ये जो है नृत्य किया जाता है, ठीक है। किस द्वारा, अहिर समुदाय के द्वारा, किस अवसर पर, दिवाली के अवसर पर, ठीक है, पाई डंडा ये नृत्य किया जाता है। चलिए आगे, सफ़ेद धागे का उपयोग करके कपड़े पर की गई प्रसिद्ध कढ़ाई को क्या कहा जाता है। चिकनकारी, गोटा, जरदोजी या जरी। तो उत्तर प्रदेश के अगर आप रहने वाले हैं तो इसका उत्तर आपको पता होगा, चिकनकारी, ठीक है। और लखनऊ की चिकनकारी बहुत फेमस है, लखनऊ की जो चिकनकारी है वो बहुत ही फेमस है। इसमें क्या होता है कि सफ़ेद धागे से कढ़ाई की जाती है सफ़ेद कपड़े पर, ठीक है। आपको मिल जाएगा, पुराने लखनऊ की तरफ निकलेंगे तो बहुत सी महिलाएं देखिए दरवाजे के बाहर वो फ्रेम में फंसा के उसकी कढ़ाई हुई करती मिल जाएंगे। बड़े बड़े कारखाने आपको पुराने लखनऊ के साइड में मिल जाएंगे। तो चिकनकारी जो है ये कहाँ, यही है इस क्वेश्चन का आंसर, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलो अगला देखो क्या है। गांधी जी को 1 मैन बाउंड्री फोर्स कहकर किसने संबोधित किया था। बहुत फेमस सवाल है, सबको पता होता है लगभग, ठीक है। लॉर्ड माउंटबेटन ने सबसे पहले गांधी जी को 1 मैन बाउंड्री फोर्स कहा था, ठीक है। इन्होंने कहा था क्या, कि गांधी जी अकेले 50,000 सैनिकों के बराबर क्षमता रखते हैं, ठीक है। चलो तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, माउंटबेटन। निम्न में से किसके द्वारा जलियांवाला कांड के विरोध में सर की उपाधि त्याग दी गई थी। कौन सी उपाधि थी, सर की, ठीक है। पहले क्या होता है, अंग्रेज सबको उपाधियां देते, नाइटहुड, सर, राय, दीवान, रायजादा, तो ये सारी उपाधियां वो लोग देते थे। तो उपाधि मिली थी रविंद्रनाथ टैगोर को, लेकिन जब जलियांवाला कांड हुआ, ठीक है, तो इसके विरोध स्वरूप रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी ये उपाधि लौटा दी थी। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, रविंद्रनाथ टैगोर, ठीक है। तो ये आज का लास्ट क्वेश्चन था। 35 क्वेश्चन आपके मैंने कराए। आपको बताना है कि 35 में से आपका स्कोर क्या रहा, ठीक है, और आप कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है।
लास्ट सेट जो दूसरी प्रैक्टिस सेट 2 कराया था उसका क्वेश्चन नंबर 23 एक बार फिर से मैं बता रहा हूँ, इसको करेक्ट कर लेना। इसमें जो 23 अगस्त है ये आपका सही आंसर होगा, 29 अगस्त मैंने बताया था उसको सही कर लीजिएगा, ठीक है। तो आप इसको करिएगा और फिर देखिए कितना स्कोर आपका आ रहा है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले सेट के साथ, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद।